हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट उसके जो इंटेक क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो आपका इंटेक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 18 में है। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। उन टेस्ट ट्यूब में किसी एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर होगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन होगा और तीसरे में आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। और साथ ही आपको सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया होगा। आपको फाइंड आउट करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। हम लोगों को 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। लेट से इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी बोल देते हैं। हम लोगों को नहीं पता कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर है। हम लोग सबसे पहले इस रेड लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब में डिप करेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन को आप बेसिक सॉल्यूशन बोलोगे। लेट से मान लेते हैं कि आपका टेस्ट ट्यूब ए में जैसे ही हम लोग रेड लिटमस पेपर डाले, यहाँ पर जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। टेस्ट ट्यूब ए में जो आपका सॉल्यूशन है उसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन बोल देंगे। तो हमारे पास रेड लिटमस पेपर था, अब हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर भी आ गया। अब इस ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग जो बचा हुआ दोनों टेस्ट ट्यूब है उसमें डिप करेंगे। फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एसिडिक बोल देंगे। तो लेट से मेरा जो बी टेस्ट ट्यूब है इसमें जो ब्लू लिटमस पेपर को जैसे डिप करते हैं उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर आपका रेड बन जाता है। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। आपके पास बचा टेस्ट ट्यूब सी, इसमें ना तो रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट होगा, ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट होगा। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग डिस्टिल्ड वाटर बोलेंगे। तो अब हम लोग इसी चीज को लिख लेंगे। फर्स्ट डिप द रेड लिटमस पेपर इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास जो 3 टेस्ट ट्यूब है, हर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा उस सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो 3 टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब आपका बेसिक सॉल्यूशन बन गया है। अब मेरे पास नेक्स्ट 2 टेस्ट ट्यूब बचा हुआ है। उस दोनों टेस्ट ट्यूब में जो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर है उसको हम लोग डिप करेंगे। तो उन दोनों टेस्ट ट्यूब में से किसी एक टेस्ट ट्यूब में आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है उस लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन बोल देंगे। और आपके पास जो रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब है उसमें ना तो रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट होता है, ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट होगा। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग डिस्टिल वाटर बोल देंगे। बस यही 3 पॉइंट आपको मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 22 का है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। हम लोग कर्ड को यानी दही को या फिर जो खट्टा सब्सटेंस होता है, सॉर सब्सटेंस होता है, उसको ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों? तो जैसे कि आपको पता है, चाहे हम लोग कर्ड की बात करें चाहे सॉर सब्सटेंस की बात करें, इसमें कुछ ना कुछ एसिड प्रेजेंट होता है। जो ये आपका एसिड प्रेजेंट होता है वो बेसिकली ब्रास या फिर जो कॉपर का वेसल है उसके साथ रिएक्ट कर एक पॉइजनस सॉल्ट बना देता है। ये जो पॉइजनस सॉल्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्म होता है, इसलिए हम लोग ब्रास या फिर जो कॉपर का वेसल है उसमें दही या फिर जो खट्टा सब्सटेंस है नहीं रखते हैं। आप सिंपली लिखोगे बोथ कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस कंटेन सम एसिड इन देम। जो दही है या जो सॉर सब्सटेंस है उसमें कुछ आपका एसिड होता है। दे रिएक्ट विथ कॉपर और आपका वेसल ब्रास वेसल टू फॉर्म सर्टन सॉल्ट विच आर पॉइजनस इन नेचर। तो कॉपर और आपका वेसल के साथ रिएक्ट कर एक पॉइजनस सॉल्ट बना देता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। देयरफॉर इट इज नॉट एडवाइजेबल कीप देम इन दिस कंटेनर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गैस इज यूजली रिलेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। मेटल जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका कौन सा गैस बाहर निकलेगा। उसी में नेक्स्ट पार्ट है आपका, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस।
तो आपको इलस्ट्रेट करके बताना है कि जो यहाँ पर गैस प्रेजेंट होता है उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 2.3। यहाँ जो फिगर दिया गया है इस फिगर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास एक मेटल है, मेटल मेरा यहाँ पे जिंक है, साथ ही आपका एक एसिड है, एसिड मेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4 है। तो आपस में यहाँ पर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके एक मेटल सॉल्ट बनाएगा, दैट इज जिंक सल्फेट बनाएगा, और साथ ही साथ जो आपका हाइड्रोजन गैस है उसको रिबलेट करेगा, उसको बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको हाइड्रोजन गैस का बबल्स नजर आएगा। अब हमको इस हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट को चेक करना है, तो हम लोग इस गैस को इस ड्रिवली ट्यूब के थ्रू इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में लेके आएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन में आपका हाइड्रोजन गैस आएगा तो उस सॉफ्ट में हाइड्रोजन गैस फिल्ड हो जाएगा। अब यहाँ जो आपका सॉफ्ट का बबल है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसके पास एक जलता हुआ कैंडल लेके जाएंगे। तो जैसे ही कैंडल को हम सॉफ्ट बबल के पास लेके जाएंगे तो आपका जो सॉफ्ट बबल है वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा और आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो यही चीज को उस क्वेश्चन में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, When a metal react with an acid, hydrogen gas is liberated। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जिंक को जो कि मेटल है हम लोग रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। जिंक प्लस H2SO4 डेट इज डाइल्यूटेड, हम लोग हीट देंगे तो आपको एक जिंक सल्फेट डेट इज मेटल सॉल्ट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा आपको। अब हम लोग इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट के लिए हम लोग जो एक्टिविटी 2.3 का फिगर था उसको यहाँ पे बना लेना आप। उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था उसको हम लोग डेविड ट्यूब के थ्रू पास करा रहे थे और सॉफ्ट सॉल्यूशन के पास लेके जा रहे थे। अब हमारे पास जो सॉफ्ट का बबल होगा उसके अंदर हाइड्रोजन गैस रहेगा। उस सॉफ्ट बबल जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है उसके पास आपको कैंडल को लेके जाना है। तो जैसे ही आप कैंडल को लेके जाओगे तो जो आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन है या सॉफ्ट बबल्स है वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा और आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। तो इस पॉप साउंड का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो यही चीज आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। यहाँ एक वर्ड आया है आपका इफरवेसेंस। इफरवेसेंस का मतलब होता है कि इज द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन अ लिक्विड बाय अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी लिक्विड में केमिकल रिएक्शन की वजह से जो गैस बबल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग इफरवेसेंस बोलेंगे। और नॉर्मली जो गैस बबल का फॉर्मेशन होगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट लाइन है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। यहाँ पर जो मेटल ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस रिएक्शन की वजह से जो गैस आपका इवॉल्व होगा वो गैस बेसिकली जो आपका बर्निंग कैंडल होगा उसको बुझा देगा। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ जो भी रिएक्शन दिया गया है उसके बेस पे आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। साथ ही साथ जो आपके प्रोडक्ट साइड में एक कंपाउंड होगा वो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड होगा। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है उसका नाम लिखना है, उसके बाद इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसको बैलेंस कर देना है। लेकिन बस इतना याद रखना है कि प्रोडक्ट साइड में एक आपका कैल्शियम क्लोराइड होगा, यानी अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो एक आपका कैल्शियम क्लोराइड है और एक आपका गैस रिलीज होगा। इस गैस का नाम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी बर्निंग चीज को बुझाने में हेल्प करता है। तो आपका गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है HCl और आपका एक कंपाउंड होगा और इस कंपाउंड का नाम बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। अब बेसिकली लिखोगे जो आपका गैस इवॉल्व हो रहा है जिसमें इफरवेसेंस है, यानी
गैस बबल का फॉर्मेशन हो रहा है और वो बेसिकली एक्सटिंग्विशेस फायर, यानी फायर को बुझा देता है। उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। और यहाँ पर आपका रिएक्टेंट साइड में एक ए मेटल है और साथ ही साथ HCl है, आपस में रिएक्ट कर कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। यहाँ पर जो ए कंपाउंड होगा उसका नाम आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो हम लोग इस ए की जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ वाटर को रिलीज करेगा। इस रिएक्शन को फिर हम लोग बैलेंस कर देंगे। अब हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आपको प्रोडक्ट साइड में देखना है कि जहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, यहाँ जो क्लोराइड का वैल्यू 2 है, लेकिन अगर हम रिएक्टेंट साइड में HCl की बात करते हैं तो वहाँ पे क्लोराइड की वैल्यू 1 थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसके वजह से हाइड्रोजन आपका 2 बन गया और साथ ही साथ क्लोराइड आपका 2 बन गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 और क्लोराइड 2 है। यहाँ आप देखोगे प्रोडक्ट साइड में कि क्लोराइड आपका 2 है और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी 2 है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। यहाँ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 3rd है टोटल। प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल यहाँ पर 3 हो गया। तो आप सिंपली देख सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में गैस का नाम लिखना है और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 25 का है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, वाई डू HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 that is nitric acid show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि HCl एंड आपका जो नाइट्रिक एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, वहीं अगर हम लोग अल्कोहल या फिर ग्लूकोज की बात करते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आपका एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। तो सिंपली आप लिखोगे आपका जो HCl और जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होकर आपको H+ आयन को प्रोड्यूस करता है, डेट इज हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से HCl और जो आपका नाइट्रिक एसिड है एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। वहीं अगर हम लोग ग्लूकोज या फिर इथानॉल कंपाउंड की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं हो पाता है और ना ही हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। इसी वजह से ग्लूकोज एंड इथानॉल एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एसिड का जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर पाता है। तो नॉर्मली लिखना है आपको, किसी भी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें आपका केटायन दैट इज H+ और एनायन प्रोड्यूस होगा उस सॉल्यूशन में। जो आपका केटायन या फिर जो एनायन है वो कैरियर ऑफ चार्जेस है। इसी वजह से किसी भी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अगर आपके पास ड्राई HCl गैस है तो आपका जो ड्राई लिटमस पेपर का कलर है उसको चेंज नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों। तो आपको सिंपली लिखना है, अगर आपके पास ड्राई HCl गैस होगा तो इसमें कोई भी H+ आयन का रिलीज नहीं होगा। अगर आपका H+ आयन रिलीज नहीं होगा तो हम सिंपली समझेंगे कि ये आपका एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा तो लिटमस पेपर का कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ड्राई HCl गैस आपका लिटमस पेपर के जो कलर को चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन का रिलीज नहीं हो पाता है। तो आप नॉर्मली लिख लेना, ड्राई HCl गैस फेल टू रिलीज एनी H+ आयन विच मीन्स डेट इट इज नॉट अ एसिडिक या एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। इट फेल टू चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर विच हैज ऑल्सो नो मॉइस्चर प्रेजेंट। ड्राई का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं है। तो अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं है तो H+ आयन का भी रिलीज नहीं होता है। इसी वजह से ड्राई लिटमस पेपर का कलर को चेंज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर
एंड नॉट वाटर टू दी एसिड। अगर हम लोग एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर को ऐड करना, तो हमेशा याद रखना है इट इज़ रिकमेंडेड डेट कि एसिड को ही वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करना है। ऐसा क्यों? तो आपको लिखना है इसमें, अगर हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं यानी वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो रिएक्शन होगा या जो प्रोसेस होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी बहुत ज़्यादा आपको हीट रिलीज होगा। इफ वाटर इज एडेड इनटू एसिड, the heat produced is so large that the solution may splash out and the beaker in which it is carried out may break due to excessive heating। मान लो मेरे पास एक बीकर है, बीकर में एसिड रखा हुआ है, तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो जैसे ही हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर वाटर और यहाँ जो एसिड है इसमें आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी एक लार्ज क्वांटिटी का हीट रिलीज होगा, जिसके वजह से यहाँ जो बीकर आपको दिया गया है वो एक्सेसिव हीट की वजह से टूट जाएगा। यहाँ पे जो भी पर्सन खड़ा रहेगा उसको नुकसान पहुँचा सकता है। इसी वजह से हमेशा रिकमेंडेड होता है कि हम लोग किसी भी बीकर में पहले पानी ले लें, उसके बाद बहुत स्लोली यानी आहिस्ते आहिस्ते हम लोग एसिड को, डेट इज HCl को ऐड करें। जैसे कि 2 बूंद अगर एसिड डालें, उसके बाद उसको अच्छे से पानी में किसी भी चम्मच की मदद से हम लोगों को मिक्स कर देना है, फिर एसिड को ऐड करना है, फिर मिक्स करना है और फिर एसिड को ऐड करना है। तो फिर यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इतना ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होगा और हम लोगों को कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा। डायरेक्टली किसी भी एसिड में पानी को मिक्स करोगे तो एक्सेसिव हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से बीकर आपका फट जाएगा और आपको नुकसान पहुँचेगा। इसीलिए हमेशा याद रखना है पानी में एसिड को आहिस्ते आहिस्ते मिलाना है और साथ ही साथ उसको मिक्स भी करते रहना है। तो नॉर्मली आप यही लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन of hydronium ion that is H3O plus affected when a solution of an acid is diluted। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जैसे ही हम लोग किसी भी एसिड सॉल्यूशन को अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो उसके अंदर जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोनियम आयन है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। जैसे ही हम लोग एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो जो आपका हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो आपका जो H+ आयन्स है या हाइड्रोनियम आयन जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH नेगेटिव अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बेस को मिक्स करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव में क्या इफेक्ट आएगा वही आपको बताना है। तो हम लोग नॉर्मली लिखेंगे ऑन डिसॉल्विंग एक्सेस बेस इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस सॉल्यूशन इंक्रीजेज। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एक्सेस बेस को ऐड करते हैं या फिर डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 28 से है। उसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, द pH ऑफ द सॉल्यूशन A इज 6 एंड pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic and which one is basic? इस क्वेश्चन में आपके पास 2 सॉल्यूशन है A और B। यहाँ पे A का pH दिया गया है 6 और B का pH दिया गया को 8। तो आपको यहाँ पे पहला पूछा गया है कि सॉल्यूशन A या फिर सॉल्यूशन B में हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। फिर दूसरा पूछा गया है कि सॉल्यूशन A या फिर सॉल्यूशन B में कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा। तो इसके लिए हम लोग जो आपके एनसीईआरटी बुक में pH स्केल दिया गया है, दैट इज यहाँ देखो pH स्केल है, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपको पता है अगर मेरा pH 7 है
तो उसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल मानते हैं। जैसे 7 से आप आगे बढ़ोगे 7 to 14, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा बेसिक हो जाएगा। वहीं आपका 7 से आप 0 की तरफ जाओगे तो जो आपका एसिडिक बिहेवियर है वो इंक्रीज करने लगता है। जितना आप 0 के करीब जाओगे उतना ही एसिडिक बिहेवियर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उस एसिडिक में आपका H+ आयन का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। वहीं अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो यहाँ पे H+ का जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, वहीं आपका OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा। एज लाइक यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर में आपका OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन कम होते जाएगा। इसके बेसिस पे ही आपको सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में जो भी क्वेश्चन पूछा है आपको बताना है। अगर हम लोग सॉल्यूशन ए की बात करें जिसका पीएच आपका 6 है, यानी पीएच 7 से कम वैल्यू रखता है, तो अगर पीएच 7 से कम वैल्यू है तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा और यहाँ पे H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम लोग सॉल्यूशन बी की बात करें जिसका पीएच आपका 8 था, यानी पीएच 7 से ज़्यादा है, तो पीएच 7 से ज़्यादा अगर पीएच है तो उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे और यहाँ पर जो H+ आयन का कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, कम होगा, लेकिन OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा। बस आपको इस क्वेश्चन में इस पीएच स्केल को याद रखना है। 7 को न्यूट्रल मानना, 7 से कम आपका एसिडिक बिहेवियर, H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा, OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन कम। वहीं अगर हम 7 से आगे बढ़ेंगे 14 तक, उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे। H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा, OH का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, What effect does the concentration of H+ ion have on the acidic nature of the solution? इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा है कि एसिडिक नेचर में H+ आयन का कंसेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे वाटर की बात करें तो वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसमें आपका सेम नंबर ऑफ H+ आयन होगा और सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स होगा। लेकिन अगर हम लोग एसिडिक बिहेवियर की बात करें तो याद रखना है एसिडिक सॉल्यूशन में आपका H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा आपका H+ आयन का कंसेंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होते जाएगा। यानी अभी जैसे हम लोग पीएच स्केल की बात कर रहे थे तो पीएच स्केल आपका बेसिकली 0 to 7 और 14 याद रखना है। 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 से कम till 0 एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा till 14 आपका बेसिक होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 7 से आगे बढ़ेंगे यानी 0 की तरफ जाएंगे वैसे ही H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। जैसे आपका H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो जो आपका एसिडिक बिहेवियर है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। H+ आयन का कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज करता है तो एसिडिक बिहेवियर भी आपका इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Do basic solution also have H+ aqueous ion? If yes, then why are these solution basic? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या H+ आयन का कंसेंट्रेशन रहता है या नहीं रहता है। अगर H+ आयन वहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर हम लोग उस सॉल्यूशन को बेसिक क्यों बोलते हैं। तो जैसे हम लोग पीएच स्केल में देख चुके हैं कि आपका 0, 7, 14, 7 से 14 आपका बेसिक इन नेचर होता है। यहाँ पर H+ आयन का भी कंसंट्रेशन होगा और OH नेगेटिव का भी कंसंट्रेशन होगा। ऐसे ही 0 to 7 जो कि एसिडिक बिहेवियर को शो करता है, यहाँ पे H+ आयन का भी कंसंट्रेशन होगा और OH नेगेटिव आयन्स का भी कंसंट्रेशन रहेगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात करें तो यहाँ पर जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा वो आपका कम होगा एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन्स का कंसंट्रेशन से। OH नेगेटिव आयन्स का कंसंट्रेशन pH 7 to 14 में बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H+ आयन। इसी वजह से यहाँ पे जो है ना OH नेगेटिव वाला जो कैरेक्टर है शो होता है, डेट इज बेसिक कैरेक्टर शो होता है। ऐसे ही अगर हम लोग 7 से 0 की बीच बात करें तो यहाँ पे H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। इसी वजह से यहाँ पर H+ बिहेवियर आपको शो होगा, डेट इज एसिडिक बिहेवियर शो होगा। तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन इन एडिशन टू OH नेगेटिव आयन्स। दे आर बेसिक बिकॉज इन दिस सॉल्यूशन OH आयन कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन दी H+ आयन कंसेंट्रेशन। सिंपली आपको समझना है अगर आपका H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है आप एसिडिक बोलोगे, वहीं अगर OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो आप बेसिक बोलोगे। लेकिन एसिडिक में भी
OH नेगेटिव प्रेजेंट रहेगा और आपका बेसिक में भी H+ आयन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वही अपने आप को डोमिनेट कर जाएगा और उसका बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे आपको पूछा है कि फार्मर को सॉइल के किस कंडीशन में क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम या फिर चॉक को अपने फील्ड में या अपने सॉइल में ऐड करना चाहिए। सिंपली आपको लिखना है मोस्ट ऑफ द प्लांट या फिर क्रॉप सॉइल का pH अगर 7 के करीब है तो उस सॉइल में प्लांट या जो फिर क्रॉप है बहुत अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन सॉइल अगर आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा या फिर ग्रो ही नहीं होगा। अगर आपका सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तब किसान को अपने सॉइल में क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम या फिर चॉक को मिलाना चाहिए, क्योंकि जो आपका क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम या जो चॉक है ये सब आपका अल्कलाइन है। जैसे ही आप एसिडिक pH में मिक्स करोगे तो उसका जो pH वैल्यू है नियर टू 7 आ जाएगा, जिसकी वजह से उस सॉइल में फिर से प्लांट या क्रॉप का जो ग्रो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो आपको याद रखना है किसान को अपने सॉइल में तभी क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम या चॉक को मिक्स करना है, ऐड करना है जब सॉइल का pH बहुत ज़्यादा एसिडिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 33 से है। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का जो कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर है। फिर नेक्स्ट आपका नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्ड ब्लीचिंग पाउडर। किस सब्सटेंस को हम लोग क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो नॉर्मली उस सब्सटेंस का नाम याद रखना ड्राई सेलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग सोडियम का कौन सा कंपाउंड को यूज करते हैं तो आपको याद रखना है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और इसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 जब हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, यानी बेसिकली आपको केमिकल रिएक्शन लिख देना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और आपका वाटर में, और यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दिया गया है। सिंपली आप इसी को लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाना है बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 एंड वाटर का आपका हाफ मॉलिक्यूल होगा। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर चेंज इनटू जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है CaHO4 और वाटर का 2 मॉलिक्यूल विच इज सेट टू अ हार्ड मास इन अबाउट हाफ एन आवर। यानी जैसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपस में कंबाइंड होकर एक हार्ड मास डेट इज जिप्सम को बना देता है। जो आपका केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का है बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। यही आपका NCERT बुक का इंटेक्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।